ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़ के बारे में डिस्कशन की है। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि उसको डायग्नोज कैसे करना है। लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट किया है, हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट किया है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड नेल्सन सिंड्रोम। व्हाट इज नेल्सन सिंड्रोम? इट इज द enlargement of pre-existing ACTH secreting pituitary adenoma after bilateral adrenalectomy फॉर रिफ्रैक्टरी कुशिंग डिजीज। अब इसमें मसला ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, एज वी डिस्कस। और यहाँ पे नीचे देखें, above द किडनी वी हैव एड्रिनल ग्लैंड्स। तो वी नो दिस फिजियोलॉजी के पहले से कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इट विल रिलीजेस ACTH। और आप लोगों को पता है जब ACTH ग्लैंड पे काम करेगी जोन ऑफ फेसिकुलेटा, इट विल रिलीजेस कार्टिसोल। अब होता यह है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है, देयर इज पिट्यूटरी एडिनोमा, इट विल रिलीजेस ACTH। और जितना ACTH ज्यादा होगा उतना जनाब कार्टिसोल लेवल भी ज्यादा होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल कार्टिसोल इंक्रीज हो जाए व्हेन द प्राइमरी प्रॉब्लम लाइज इन पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड कुशिंग डिजीज। होते हैं कि जब ACTH ज्यादा होगा इट विल एक्ट ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट एड्रिनल ग्लैंड, उसकी साइज भी बढ़ेगी। कभी कभार इस पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर के अंदर इस कार्टिसोल को कम करने के लिए हम एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करते हैं। और अगर आप रिमूव करेंगे तो उसके बावजूद भी ACTH लेवल क्या रहेगी? हाई। अगर ACTH डू नॉट एक्ट ऑन द ग्लैंड, क्योंकि एक दफा हम रिमूव किए हैं तो फिर काम नहीं करेगा। बट ACTH आल्सो इंक्रीज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जितना ACTH ज्यादा होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होगा, सो देयर विल बी हाइपर पिगमेंटेशन। और ACTH इसलिए ज्यादा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एडिनोमा है, तो मास इफेक्ट की वजह से देयर इज हेडेक, बाइटेम्पोरल हेमी अनोपिया, क्योंकि ऑप्टिक कायाज्म जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि पेशेंट प्रीवियसली डायग्नोज फॉर कुशिंग डिजीज, लेकिन दोनों साइड की एड्रिनल ग्लैंड रिमूवल के बाद भी उसकी एसिटियट ज्यादा है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेडेक मास इफेक्ट है, थिंक अबाउट नेल्सन सिंड्रोम। नाउ व्हाट शुड वी डू? कि जो ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, उस ट्यूमर को मास को रिमूव करना है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफिनाइडल रिसेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव पिट्यूटरी इरेडिएशन फॉर रेजिडुअल ट्यूमर। कि जब आप उस मास को रिमूव करेंगे तो आफ्टर द ऑपरेशन यू हैव टू गो फॉर रेडिएशन टू रिमूव रेजिडुअल ट्यूमर एज वेल। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द नेल्सन डिजीज। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दैट इज नोन एज एड्रीनल इनसफिशिएंसी। इसको क्या कहते हैं? adrenal insufficiency. Actually, inability of adrenal gland to secrete enough glucocorticoid और mineralocorticoid। यहाँ पे जो ग्लूकोकार्टिकाइड है इससे मुराद हमारा कार्टिसोल है, और जो मिनरलोकार्टिकाइड है इससे हमारा मुराद एल्डोस्टिरोन है। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड मिनरलोकार्टिकाइड या ग्लूकोकार्टिकाइड प्रॉपर रिलीज ना करे, उस कंडीशन को हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, adrenal insufficiency is also known as hypoadrenalism. That is called hypoadrenalism. Actually, it can be acute or chronic. Symptoms include weakness, fatigue, orthostatic hypotension. If the BP become low according to the changing position, orthostatic hypotension, muscle pain, weight loss, GIT disturbance, and sugar or salt craving. इसलिए कि this aldosterone retain salt and water. If this aldosterone is not sufficiently produced by adrenal gland, there will be sugar and salt craving. Sugar craving because of cortisol problem, salt craving because of aldosterone problem। ठीक है जी। ट्रीटमेंट क्या है? जो हार्मोन कम है, डिफिशिएंट है, उनको बाहर से देना। सो ग्लूकोकार्टिकाइड एंड मिनरलोकार्टिकाइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एज पर दे नीडेड। Now, the most important thing, the types of adrenal insufficiency. So we should know what are the different types of adrenal insufficiency. Now we are talking about the types, so we should know some physiology lines. हमें पहले से कुछ फिजियोलॉजी को क्लियर करना है, फिर जाकर ये हमें बहुत आसान लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंड दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टॉपिक पे जो बंदा सही तरीके से गौर से सुनेगा
उसको बहुत आसान है। और इमेजिन करें दिस वन ऑफ दी एड्रिनल ग्लैंड विच लाइज अबव द किडनी, ये कहाँ पे होता है? किडनी के ऊपर। अब होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो एंटीरियर लोब है इट विल रिलीज ACTH, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि when ACTH is released along with that MSH will also release melanocyte stimulating hormone, as I told you before as well कि ACTH always increase the release of MSH। और यहाँ पे देखें this is adrenal gland, so when ACTH come and act on this gland इट विल रिलीज इज कार्टिसोल, ये क्या रिलीज करेगी? कार्टिसोल। अब बात गौर से सुनेंगे, सो दैट विल बी ऑलवेज हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। और आप लोग को ये भी पता है कि इस ग्लैंड के अंदर, अगर इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ द प्रॉब्लम लाइज, इफ द डिफेक्ट लाइज इन द एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी वजह से कार्टिसोल कम होगा तो नेगेटिव फीडबैक जाकर ACTH बढ़ाएगा। ACTH जितना ज्यादा होगा MSH भी ज्यादा होगा, और MSH ज्यादा की वजह से देयर विल बी पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। So it's mean कि if the problem in the gland and they decrease cortisol level और नेगेटिव फीडबैक से ACTH भी बढ़े, MSH भी बढ़े, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ऐसा मसला है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जिसमें ACTH कम है, MSH भी कम होगा, तो कार्टिसोल भी कम होगा। सो इफ एवरीथिंग इज डिक्रीज when the problem not lies in the gland itself, if the problem lies in pituitary, that is called secondary adrenal insufficiency। और आप लोगों को पता है कि ऊपर से हाइपोथैलेमस से CRH आता है, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर CRH कम है, हाइपोथैलेमस मसला है, तो ACTH भी कम, कार्टिसोल भी कम, उसको टर्शियरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को 1-2 मिनट के लिए रोकने के लिए बताऊंगा, क्योंकि ये एरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द प्रॉब्लम लाइज इन द ग्लैंड इटसेल्फ, जिसकी वजह से कार्टिसोल कम, तो नेगेटिव फीडबैक से ACTH ज्यादा, MSH ज्यादा, दैट इज प्राइमरी। बट इफ द प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी, जिसमें ACTH कम, MSH कम, कार्टिसोल इज कम, दैट इज सेकेंडरी। बट इफ द प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस, द प्रॉब्लम हियर इन हाइपोथैलेमस, और जब हाइपोथैलेमस का मसला है तो फिर CRH कम, ACTH कम, MSH कम, कार्टिसोल कम, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अब आते हैं कि इन सब में फर्क क्या है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फिजियोलॉजी अगर आप लोगों ने सीख ली, एवरीथिंग इज क्लियर। Primary adrenal insufficiency mean decreased gland function, which lead to cortisol function, decreased aldosterone. When aldosterone is low, there will be hypotension. So there will be hyponatremic volume contraction. क्योंकि इसका काम रिटेंशन ऑफ सोडियम है, वो रिटेन नहीं होगी तो सोडियम लॉस होगी, तो हाइपोनेट्रीमिया। और इसका काम एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम है, अगर पोटाशियम बाहर नहीं जाएगी देयर विल बी हाइपर कैलेमिया विच कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, स्किन एंड म्यूकोजल हाइपरपिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेलानिन सिंथेसिस ड्यू टू इंक्रीज MSH। क्योंकि जब ग्लैंड का फंक्शन खराब है ना, एड्रिनल ग्लैंड, कार्टिसोल कम है तो नेगेटिव फीडबैक से ACTH ज्यादा, MSH ज्यादा, दैट विल कॉज प्रोप्रियो मिलानो कार्टिकोट्रोपिन क्लीवेज विच इंक्रीज MSH। So when the problem in gland primary, it will be for pigment of skin and mucosa due to increased level of MSH। अब यहाँ पे एडिसन डिजीज की बात करते हैं। व्हाट इज एडिसन डिजीज? इट इज अ क्रोनिक प्राइमरी एड्रिनल insufficiency caused by adrenal atrophy or destruction। मोस्ट कॉमनली एड्रिनल ग्लैंड की जो डिस्ट्रक्शन है दैट इज ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, हाई इनकम कंट्रीज, ये एग्जाम में आता है, कॉमन कॉज ऑफ एडिसन डिजीज दैट इज इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑटो इम्यून डैमेज टू एड्रिनल ग्लैंड। और अगर एशियन कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ जाए तो वो ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, इसमें जो ऑटो इम्यून मैकेनिज्म है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो एड्रिनल ग्लैंड को डैमेज कर देती है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, ये तो आप लोगों ने सीख लिया है। अब आते हैं जनाब सेकेंडरी और टर्शी जनाब एड्रिनल इनसफिशिएंसी की तरफ। तो भी इसी तरह बहुत बहुत आसान है, जस्ट आप लोग इसमें जनाब थोड़ा सा याद करेंगे कि जो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो डिस्कशन में लाएंगे। तो देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर पिट्यूटरी डिक्रीज पिट्यूटरी ACTH सिक्रीशन या डिक्रीज हाइपोथैलेमिक CRH सिक्रीशन, अगर पिट्यूटरी में ACTH कम सिक्रीट हुआ जिससे कार्टिसोल कम हुआ तो वो सेकेंडरी है। बट अगर हाइपोथैलेमस के अंदर CRH कम हो गया, डिक्रीज हो गया,
उसकी वजह से अगर कार्टिसोल कम है तो वो टर्शरी है। इसमें हाइपरकेलेमिया नहीं होगा, बिकॉज एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस प्रिजर्व ड्यू टू फंक्शनिंग एड्रिनल ग्लैंड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं यहाँ पे अब देखिए फिजियोलॉजी मैंने पहले से पढ़ाई थी कि फॉर एग्जांपल जो ACTH है, ACTH, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करता हूँ एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा, इट विल रिलीज एल्डोस्टेरोन। फिर इसके बाद जोना फेसिकुलेटा, इट रिलीज कार्टिसोल। अगर इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर अपना मसला होता तो दोनों खत्म होते, फिर दोनों खत्म होने में एल्डोस्टेरोन भी खराब होता तो हाइपरकेलेमिया, हाइपोटेंशन। लेकिन जब मसला ACTH का है, मीन पिट्यूटरी ग्लैंड का है, या हाइपोथैलेमस, अब इन दोनों के अंदर ACTH कम होगा, तो फिर ACTH ओनली वर्क ऑन जोना फेसिकुलेटा, इट डू नॉट एक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा। और ये अगर आप लोग एंडोक्राइन फिजियोलॉजी देखें, दैट विल बी वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वहां पे इस पे मैंने अच्छी खासी बात की है। तो प्राइमरी के अंदर एल्डोस्टेरोन की जो लेवल है वो अफेक्ट होगी, बट सेकेंडरी टर्शरी के अंदर देयर विल बी नो डैमेज टू दी एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस, तो हाइपरकेलेमिया भी नहीं होगी, एंड देयर विल बी नो पिगमेंटेशन। इसकी वजह यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ACTH कम है या हाइपोथैलेमस में CRH कम है, तो व्हेन देयर इज नो ACTH देयर विल बी नो MSH, सो देयर विल बी नो पिगमेंटेशन। सेकेंडरी एड्रिनल insufficiency is due to pituitary pathology. Tertiary adrenal insufficiency is commonly due to abrupt cessation of glucocorticoid therapy. तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस सप्रेशन होता है टर्शरी फ्रॉम ट्रीटमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट है वो ग्लूकोकार्टिकाइड ले रहा है, गौर से सुने, तो ग्लूकोकार्टिकाइड वो ले रहा है, तो इसका मैं थोड़ा सा आप लोग को फिजियोलॉजी से कहूँ कि आप लोग को मजा तो आए कि यार टीचर ने या सर ने हमें यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया। देखें, इमेजिन करें, दिस इज दी हाइपोथैलेमस, फिर आप लोगों को पता है नीचे दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड हेयर इज दी एड्रिनल ग्लैंड। इस यहाँ से जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से CRH आता है, यहाँ से ACTH आता है, एंड एज यू नो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ से कार्टिसोल आता है। अब अगर एक पेशेंट है वो एक्सोजीनियस मीन बाहर से ग्लूकोकार्टिकाइड ले रहे, एक्सोजीनियस ग्लूकोकार्टिकाइड, तो आप लोगों को पता है जब आप ग्लूकोकार्टिकाइड बाहर से लेंगे तो आपका कार्टिसोल ज्यादा होगा, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगी, CRH को कम करेगी, ACTH कम। क्योंकि अब एक्सोजीनियसली ट्रीटमेंट में बाहर से ले रहे और वो लॉन्ग टर्म से ले रहे, क्रोनिकली लॉन्ग टर्म से ग्लूकोकार्टिकाइड ले रहे, तो व्हेन ग्लूकोकार्टिकाइड इज हाई, so it will inhibit the release of CRH and of ACTH। तो फिर क्या होगा कि अगर ये बंदा ग्लूकोकार्टिकाइड बाहर से नहीं लेगा मजीद, तो होना चाहिए कि स्लोली छोड़ दे, बट अगर ये सडन छोड़े, एब्रप्टली सीसेट करे, तो जब ये बाहर से लेना ही बंद करें तो फिर कार्टिसोल आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा, क्योंकि बाहर से मजीद ऐड नहीं होगा। तो फिर इस फीडबैक को दोबारा ठीक होने में टाइम लगता है, तो फिर कार्टिसोल भी कम हुआ और CRH ACTH को बढ़ाने में टाइम लगेगा, तो एवरीथिंग इज डिक्रीज, CRH इज डिक्रीज, ACTH is decreased and cortisol is decreased. So the condition is called tertiary insufficiency. तो एग्जाम के अंदर याद रखें कि अगर एक पेशेंट ग्लूकोकार्टिकाइड की थेरापी ले तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल सप्रेशन हो गई, सबकी डिक्रीज हो गई, इसलिए टर्शरी फ्रॉम ट्रीटमेंट जो लोग ग्लूकोकार्टिकाइड लेते हैं उनको बताया करे कि एब्रप्ट ना छोड़े, वरना टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं acute adrenal insufficiency. It is also called Edosinian crisis, often precipitated by acute stress that increase glucocorticoid requirement like infection in a patient with adrenal insufficiency or glucocorticoid therapy. इसमें acute abdominal pain, nausea, vomiting until mental status changes, shock, ये Waterhouse Friderichsen syndrome, very important. It is a bilateral adrenal hemorrhage in the setting of sepsis, that is meningococcemia, acute primary adrenal insufficiency। तो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक पेशेंट है उसको नाइसीरिया मेनिंजेटाइटिस, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, नाइसीरिया मेनिंजेटाइटिस इन्फेक्शन है, मेनिंगोकॉक्सीमिया है, एंड दैट कैन कॉज बाइलेटरल एड्रिनल हेमोरेज दैट विल लीड टू वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। तो जो एडिसन डिजीज है ये क्रोनिक प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी है, और जो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम है जिसमें सेप्सिस होता है बिकॉज ऑफ नेसीरिया मेनिंजेटाइटिस, वो एक्यूट प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी है।
अब इसकी तरफ आते हैं कि दोनों के अंदर अगर हम इसके डायग्नोस्टिक पर्पस की तरफ जाए या डायग्नोस्टिक टूल की तरफ जाए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो डायग्नोस्टिक टूल है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी टॉपिक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कंसर्न फॉर एड्रीनल इनसफिशिएंसी। अगर हम एड्रीनल सफिशिएंसी सस्पेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एएम मीन अर्ली मॉर्निंग कार्टिसोल या एसीटीएच स्टिमुलेशन करेंगे। अगर कार्टिसोल कम है और एसीटीएच भी क्या है स्टिमुलेशन के बाद कम है, तो फिर हम रैंडम एसीटीएच सीरम में चेक करेंगे। अब अगर एसीटीएच जो है रैंडमली आप चेक करें और वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रॉब्लम ग्लैंड में है जिसकी वजह से कार्टिसोल कम है, तो नेगेटिव फीडबैक में एसीटीएच ज़रूर क्या होगी, ज़्यादा। सो बस रिमेंबर वेरी इजीली, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन कार्टिसोल इज लो बट एसीटीएच इज हाई, ऑलवेज थिंक अबाउट प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। बट अगर एसीटीएच आप देखें वो लो है या इनअप्रोप्रिएट है, तो उसमें सेकेंडरी मसला है या टर्शरी मसला है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने सीखने हैं और ये यहाँ से एग्जाम के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म। ठीक है जी, हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म। अब वो कंडीशन जिसमें एल्डोस्टिरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका नाम हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म है। लेकिन जब एल्डोस्टिरोन का नॉर्मल काम क्या है, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। तो ये चीज़ थोड़ा सीखना है कि सोडियम और वाटर को ये रिटेन करता है एल्डोस्टिरोन, और जो एक्सक्रीशन है पोटाशियम हाइड्रोजन उसको बढ़ा लेता है। अब देखिए, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। क्लिनिकल फीचर इज हाइपरटेंशन। जितना सोडियम एंड वाटर रिटेंशन ज्यादा होगी, बीपी ज्यादा होगी। और ये आप लोगों को पता है कि ये पोटाशियम बाहर निकालेगी, इट विल डिक्रीज और इट में नॉर्मल। इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। थोड़ा सा इस पे बात करूंगा, आसान है। देखिए, अगर एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी में, तो इट विल excrete more potassium, तो पोटाशियम लेवल इन द ब्लड विल बी लो। तो जब पोटाशियम कम होगी तो इस कमी को पूरी करने के लिए सेल से पोटाशियम बाहर आएगी, तो फिर हम बाहर से सेल को क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे। तो देख, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोट। हमेशा याद रखें, जब ब्लड में पोटाशियम कम होगा, हाइपोकेलेमिया, सो द पोटाशियम ब्लड लेवल इज कंपनसेट बाय हाइड्रोजन। तो लो पोटाशियम के लिए ज्यादा पोटाशियम सेल से आएगा बाहर, तो बाहर से हाइड्रोजन अंदर जाएगा, और जितना हाइड्रोजन ज्यादा जाएगा तो एसिड ब्लड में कम होंगे तो अल्कलोस होगा। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डू नॉट डायरेक्टली कॉज एडिमा ड्यू टू एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म, वी विल डिस्कस दिस इन कमिंग लेक्चर। और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में हार्ट फेलियर में इम्पेयर्ड एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म लीडिंग टू वर्सनिंग ऑफ एडिमा। इसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Primary hyperaldosteronism mean in a patient of bilateral adrenal hyperplasia। अगर एक पेशेंट है उसमें दोनों एड्रीनल ग्लैंड की साइज बड़ी है या एड्रीनल एडिनोमा है, तो एनी कैंसर अराइजेस फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, especially zona glomerulosa, that is called Cone syndrome. It will leads to increase aldosterone, decrease renin, leading to treatment resistance hypertension। अगर कैंसर है तो आप उसको ट्रीट करेंगे भी हाई बीपी को, तो वो लो नहीं होगी। लेकिन सेकेंडरी में देखे, ये रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन होता है, इसका मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ट्यूमर लाइक रेनिन प्रोड्यूसिंग। ये हम पढ़ेंगे आगे जनाब, जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में लंग्स के अंदर या किडनी के अंदर। लेकिन कुछ लोगों ने ये सुना होगा, इफ देयर इज अ कैंसर इन किडनी nephron juxtaglomerular apparatus, it will release renin. Renin will convert angiotensinogen into angiotensin 1. Angiotensin 1 will convert into angiotensin 2 and it will release aldosterone. तो renin angiotensin aldosterone सिस्टम जब रिलीज होगा तो रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर ज्यादा होगी, एडिमा होगी, सीरोसिस, हार्ट फेलियर एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि हाउ यू विल नो द प्रॉब्लम इज इन द एड्रिनल ग्लैंड विच रिलीज मोर एल्डोस्टेरोन आर आउटसाइड द एड्रिनल ग्लैंड, द वन थिंग टू डिफरेंशिएट इज रेनिन लेवल। अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा है लेकिन रेनिन कम है, वो फिर प्राइमरी है। अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा है और इसके साथ इक्वली रेनिन भी ज्यादा है, सो दैट विल बी सेकेंडरी। So the only difference between primary and secondary is the renin level. So hope you people enjoyed the concept. Endocrine is a bit tricky, so you people should know it for the exam very well.
and we will discuss the next chapter, inshallah, the next topic in upcoming lecture. Allah Hafiz.